वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों आज के वीडियो में हम करने वाले हैं प्राचीन भारत के 500 क्वेश्चन का मैराथन। जी हाँ दोस्तों, इसमें दोस्तों 500 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे और दोस्तों ये सारे चैप्टर को कवर करेंगे। पाषाण काल से लेके जितना भी आता है, मौर्य काल, मरणोत्तर काल, गुप्त काल, सबके क्वेश्चन करेंगे इसमें। बौद्ध से लेके जितना भी क्वेश्चन है, तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बने रहें लास्ट तक। वीडियो के आने वाले सभी एग्ज़ाम में है दोस्तों, ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्योंकि इसमें 500 ऐसे क्वेश्चन रखा गया है जो दोस्तों एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। प्राचीन भारत का ये मैराथन है 500 क्वेश्चन का। इसके बाद दोस्तों हम मध्यकालीन भारत का भी लाएंगे आपके लिए और फिर आधुनिक भारत का भी, और पूरा सब्जेक्ट मैराथन के रूप में करा दिया जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम से पहले इसको रिवाइज कर लें। इससे क्वेश्चन दोस्तों 80% क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? तो भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ये हुआ था नर्मदा घाटी से। कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन के जो प्रमाण मिले हैं दोस्तों, वो कहाँ से मिला है? तो मिला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है। अगला है दोस्तों, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खदानों की कृषि जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी दोस्तों, ये कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो मानव के द्वारा सबसे पहले जिस अनाज का प्रयोग किया गया था दोस्तों, वो है जौ। जौ का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। 2-3 क्वेश्चन में और है दोस्तों जिसमें टिक लगा हुआ है 6 तक, उसके बाद आपको सारा बिना टिक हुआ मिलेगा, तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो हुए हैं आपको कहाँ से? तो लहुरा देव से। कहाँ से हुए हैं दोस्तों? लोहुरा देव से। लोहुरा देव दोस्तों यूपी में है। वहीं बात करें कोल्डिहवा, यहाँ से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को दोस्तों चालकोलिथिक युग कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, C4 कटप्पा। अगला है, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये कौन सा जगह है दोस्तों? तो ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में आपको पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला है दोस्तों, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया है? तो नवदा टोली का जो उत्खनन किया गया था HD संकालिया के द्वारा। HD संकालिया के द्वारा। ये सारा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग को जरूर याद होना चाहिए। अगला है, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो नवदा टोली जो है दोस्तों, वो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नवदा टोली है। अगला है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो बृहत पाषाण स्मारकों की जो पहचान की गई है, किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। बी नंबर, बी से बाहुबली। अगला है दोस्तों, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला जो है दोस्तों, वो किससे संबंधित है? तो संगनकल्लू से संबंधित है। ये नवपाषाणिक स्थल है और राख का टीला और किससे संबंधित है? तो संगनकल्लू से संबंधित है। अगला है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों, वह हुआ था मध्य पाषाण काल में। किस में हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में सबसे पहले पशुपालन हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे, मध्य पाषाण में पूर्ण पशुपालन, ठीक है। अगला है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कौन है? तो पशुपालन का प्रमाण कहाँ मिला है दोस्तों? तो ये मिला है आदमगढ़ से। आदमगढ़ से पशुपालन का प्रमाण मिला है और ये मध्यपाषाणिक प्रसंग में, मध्यपाषाणिक काल में पशुपालन का शुरुआत हुआ था। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं दोस्तों? तो सराय नहर के। साथ ही दोस्तों महदहा से भी प्राप्त हुए हैं, तो दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। हड्डी का उपकरण महदहा और सराय नहर दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। अगला है, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। तो OCP का जो नामकरण हुआ था गैरिक मृदभांड पात्र का, इसका जो नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। अगला है, ताम्रस काल में महाराष्ट्र के लोग
मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरफ दफनाते थे? तो दोस्तों ये दफनाते थे किस तरीके से, और आज के युग में भी दोस्तों ऐसे ही दफनाया जाता है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर के दक्षिण, ये पहले से ही चला आ रहा है प्रथा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त है? मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो साक्ष्य मिला है ये बुर्ज होम से मिला है। और बुर्ज होम जो है दोस्तों कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। बुर्ज होम ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। साथ ही दोस्तों आप लोग को राज्य भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला टॉपिक जो है दोस्तों, सैंधव सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो हड़प्पा सभ्यता का किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, आप लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता संबंधित है किस युग से? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था दोस्तों आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? बी से बाहुबली, आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। अगला है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कैसी थी? तो गैर आर्य थी। ये इसलिए क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी दोस्तों नगरीय सभ्यता थी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पहले रखा जाता है, पूर्व का रखा जाने की महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो यह दोस्तों उस समय के मेरे मृदभांड के आधार पर, ठीक है। अगला है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास क्या था? तो इसके पास दोस्तों विकसित शहर जीवन शैली सुविधा थी, बिल्कुल सही है। इसके पास चित्रलेखी लिपि भी थी और इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। लोहा का इस समय अभाव था, तांबा का प्रचलन था। तो इसका जो हो जाएगा आंसर 22 का हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, ठीक है। तीनों सही है। अगला है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति के जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है दोस्तों वो किससे प्राप्त होता है? तो वो हमें प्राप्त होता है पुरातात्विक खुदाई से। और भारत में पुरातात्विक खुदाई का जनक किसे बोला जाता है? तो कनिंघम जी को बोला जाता है, ठीक है। अगला है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं दोस्तों भारत में, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में ही प्राप्त हुए थे। अगला है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो हड़प्पा में दोस्तों मिट्टी के बर्तन पर जिस कलर का प्रयोग होता था वो कौन है दोस्तों? तो लाल। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है वो पूर्व आर्य के टाइम से ही माना जाता है। पूर्व आर्यों के टाइम से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहर और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो पूछ रहा है नहीं हुआ था, तो किसका नहीं हुआ था? तो दोस्तों गाय का नहीं हुआ था हड़प्पा काल में। गाय का जो होता है दोस्तों वैदिक काल में आता है। अगला है, एक जूते हुए खेल की खोज कहाँ की गई थी? तो जूते हुए खोज काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इसका जो खोज किया गया था कालीबंगा में। और कालीबंगा कहाँ पे है? तो राजस्थान में है, आप सभी लोग को पता होगा। मोहनजोदड़ो कहाँ है, हड़प्पा कहाँ है, लोथल कहाँ है, सबके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो लोथल कहाँ है दोस्तों? लोथल जो है गुजरात में है और ये पतन नगर है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है और हड़प्पा भी दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये दोनों पाकिस्तान में है। बाकी दोस्तों सारा क्वेश्चन आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप लोग वीडियो में बने रहे, ठीक है। अगला है दोस्तों, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो महान स्नानागार जो प्राप्त हुआ है दोस्तों वो प्राप्त हुआ है मोहनजोदारो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदारो, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है दोस्तों? तो हड़प्पा जो है दोस्तों वो पाकिस्तान में है। बाकी कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है और आलमगीरपुर यूपी में है, ठीक है। अगला है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। तो रंगपुर जो है दोस्तों ये कहाँ पे है? तो रंगपुर जो आता है दोस्तों वो सौराष्ट्र के क्षेत्र में है। कहाँ पे है? तो सौराष्ट्र के क्षेत्र में है। अगला है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? पूछ रहा है कौन सा स्थान
भारत में स्थित है। तो लोथल जो है दोस्तों भारत में स्थित है। वहीं बात करें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान में आता है। वह हड़प्पा स्थलीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर है? तो दोस्तों लोथल जो है दोस्तों किस नदी पर है? तो गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, इसके खोज जो किया था रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था, तो इसको भी आप लोग याद रखना है। हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ पे है? अभी बताए हैं लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? तो सिंधु घाटी का जो पतन नगर मतलब कि बंदरगाह वाला शहर कौन था? तो वह है दोस्तों लोथल। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन है? तो पूछ रहा है सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन है? तो ये है दोस्तों राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पे है दोस्तों? तो हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। और ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है। अगला है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो है दोस्तों वो किस में विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। आंसर हो जाएगा डी से देवसेना। अगला है दोस्तों सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? तो पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति महादेव जी को ही बोला जाता था। अगला है दोस्तों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो पुरातात्विक खुदाई हुई थी उसके प्रभारी कौन थे? तो उसके प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो है दोस्तों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुएं का अवशेष मिला है? तो घरों में कुएं का जो अवशेष मिला है दोस्तों ये मिला है मोहनजोदारो से। कहाँ से? मोहनजोदारो से। अगला है सर्वप्रथम मानव के निम्न धातु का उपयोग किया था। तो सबसे पहले मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया था दोस्तों वो है तांबा। उसके बाद दोस्तों लोहे का आविष्कार होता है। पहले तांबे का ही आविष्कार हुआ था। ठीक है, हड़प्पा काल में। अगला है दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो दोस्तों हड़प्पा काल की बात करेंगे तो लोहा की प्राप्ति नहीं होती है। लोहे की प्राप्ति दोस्तों वैदिक काल में आके होती है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो घग्घर और उसकी सहायक नदी के बीच स्थल स्थित जो है दोस्तों वो है बनावली। बनावली बनावली कहाँ पे दोस्तों? तो ये भी हरियाणा में है। अगला है धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है? धौलावीरा जो है दोस्तों ये गुजरात में है और यहाँ पे उन्नत जल प्रबंधन प्राप्त हुआ है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में दोस्तों शैलकृत स्थापत्य का जो प्रमाण मिला है ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है आपको धौलावीरा से। अगला है उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था का साक्ष्य अभी बताए थे धौलावीरा से, गुजरात में उन्नत जल प्रबंधन। अगला क्वेश्चन चलते हैं हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो सनौली जो है दोस्तों ये क्या है? एक मानव शवाधान है। ठीक है, यहाँ मानवों को दफनाया जाता था। अगला है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था? तो आरंभ किया गया था कपास का सबसे पहले तो भारत में किया गया था और ये भी दोस्तों हड़प्पा काल में ही किया गया था। इसको भी याद रखेंगे, कपास की खेती। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वृषभ मुद्रा जो प्राप्त हुई है दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। तो वृषभ मुद्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदारो से। अगला है निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति में मोहर पर नहीं मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जिसका मोहर पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका है दोस्तों घोड़ा। घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है हड़प्पा के संस्कृति के मोहर पे। वहीं बात करें बैल का, हाथी का और भेड़ का मिलता है। ठीक है, अगला है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता से किस पशु के अवशेष नहीं प्राप्त हुए थे? दोस्तों गाय के प्राप्त नहीं हुए थे, घोड़ा के प्राप्त नहीं हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा का अवशेष प्राप्त नहीं होता है। अगला है मृण पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी। तो सिंह वाला देवता जो प्राप्त हुआ था दोस्तों मृण पट्टिका पे, और ये कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कालीबंगा राजस्थान से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इससे क्वेश्चन आपको 80% क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो नील नदी के तट पे जो पनपी है वो है दोस्तों मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो नील नदी के किनारे है।
अगला है दोस्तों लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने के लिए सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने के लिए सर्वप्रथम जो प्राचीन सभ्यता थी दोस्तों वो थी सुमेरियन सभ्यता। कौन थी? तो सुमेरियन सभ्यता। अगला चलेंगे, अगला है दोस्तों आर्य शब्द इंगित करता है। थोड़ा सा दोस्तों पीडीएफ प्रॉब्लम है लेकिन पढ़ देते हैं, आप लोग देखते चलिएगा। यहाँ से वैदिक काल शुरू हो गया है। आर्य शब्द जो इंगित करता है वो क्या इंगित करता है? तो ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आर्य शब्द किसके लिए आता था? तो आर्य शब्द जो इंगित किया जाता था श्रेष्ठ वंश के रूप में। ठीक है। अगला है दोस्तों क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का जो अर्थ है दोस्तों एक उत्तम व्यक्ति। आर्य अपने आप को क्या मानते थे? एक उत्तम व्यक्ति मानते थे। अगला है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो हम लोग को पता है कि 4 वेद है, जिसमें सबसे पुराना पूछा जाए तो सबसे पुराना है दोस्तों ऋग्वेद। ठीक है। त्रिनाम है, त्रिनाम किसका है दोस्तों? त्रयी नाम किसका है? तो ये नाम है दोस्तों 3 वेदों का। इसमें दोस्तों कौन कौन से 3 वेद आते हैं? तो ऋग्वेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद को बोला जाता है त्रयी। ठीक है। अगला है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो जादू या टोना ये सब जो किया गया है दोस्तों अथर्ववेद में। इसका वर्णन किस में है? अथर्ववेद में। ठीक है। और सामवेद की बात करें तो सामवेद में जो सोमरस की बात की गई है वो सामवेद में। अगला है दोस्तों ऋग्वेद में कितनी ऋचा है? तो ऋचाओं की संख्या अगर पूछे ऋग्वेद में कितनी है तो ये है दोस्तों 1028 ऋचा है। कितना है? तो 1028। अगला है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित था? तो ऋग्वेद का दोस्तों 9वां मंडल जो है दोस्तों पूर्णतः सोम देवता को समर्पित था। इसे वनस्पति का देवता भी माना जाता था। अगला है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस वेद से? तो ये जो पता चलता है दोस्तों आयुर्वेद से। आयुर्वेद से हमको यजुर और देखिए नाम मिलता जुलता है तो इसको याद रख सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पे जिसका संकलन है दोस्तों वो कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद पे है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। इसका कोई भी नहीं होगा आंसर। अगला है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण जो मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से मिला है? तो अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिला है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अतरंजी खेड़ा जो है दोस्तों वो कहाँ स्थित है रिसेंट में। ठीक है। अगला है उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जो है दोस्तों वो पुस्तकें हैं, किस पे आधारित है? तो ये है दोस्तों दर्शन शास्त्र पे, दर्शन पे आधारित है उपनिषद। तो उपनिषद जो पुस्तक है दोस्तों किस पे आधारित है? तो दर्शन पे आधारित है। ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की जो चर्चा मिलती है दोस्तों वो उपनिषद में मिलती है। कहाँ मिलती है? उपनिषद में। और इसका किस पे आधारित है? तो दर्शन पे आधारित है। अगला है आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो आध्यात्म ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद जो प्राप्त होता है वो दोस्तों किस उपनिषद से होता है? तो ये होता है आपको कठोर उपनिषद से। किस उपनिषद से? तो कठोर उपनिषद से। अगला है दोस्तों उपनिषद काल के राजा अस्पति शासक थे। तो अस्पति जो थे दोस्तों शासक थे उपनिषद काल के। और वो कहाँ के शासक थे दोस्तों? तो केकई के शासक थे। अस्पति जो थे केकई के शासक थे उपनिषद काल में। अगला है दोस्तों आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो वैदिक साहित्य में दोस्तों सबसे ज़्यादा वर्णन जो किया गया है वो किस नदी को किया गया है? तो वह है दोस्तों सिंधु नदी का। सबसे ज़्यादा किसका वर्णन है दोस्तों? सिंधु नदी का। अगला है वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो अस्कनी जो नाम था दोस्तों वो किस नदी का था? तो चेनाब। उस चेनाब का नाम ही है दोस्तों अस्कनी। अगला है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये है दोस्तों कुंभा
और करमू। कुंभा और करमू जो है दोस्तों ये अफगानिस्तान में स्थित नदियां हैं जो कि ऋग्वेद से संबंधित हैं। अगला है वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। तो कुंभा जो होगा दोस्तों वो अफगानिस्तान में है, अभी बताए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ज़रूर अच्छे से कर लीजिए, सारा क्वेश्चन इसमें बार बार पूछा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है? तो ब्रह्मवाहिनी कौन सी थी जिसे कुछ वेद मंत्रों की रचना की है? तो ये जो थी दोस्तों, ये कौन है? तो ये है दोस्तों लोपामुद्रा। लोपामुद्रा जो दोस्तों है वो ब्रह्मवाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। अगला है दोस्तों ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो निष्क शब्द का जो प्रयोग होता था दोस्तों आभूषण के रूप में, वहीं बात करें परवर्ती काल में तो परवर्ती काल में इसका सिक्का के रूप में प्रयोग होता था। अगला है ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ऋग्वैदिक काल में निष्क जो था दोस्तों वो किस अंग का था? तो ये जो था दोस्तों गला का आभूषण था। कहाँ का था? तो गला का आभूषण। अगला है दोस्तों प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते हैं। तो प्राचीन भारत में निशाका से कौन जाने जाते हैं? तो निशाका से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को निशाका के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है दोस्तों, ये कौन सा है? तो यह है बगजकोई अभिलेख। बगजकोई अभिलेख में ये पता चलता है कि आर्य जो आए थे दोस्तों ईरान से आए थे भारत में। अगला है जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ था वह कौन सा है? तो वैसा ग्रंथ जिसमें पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ था यह है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ था। अगला है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो आर्य संस्कृति का जो धुर समझा जाता था वो अंग और मगध को बोला जाता था, ठीक है। उस समय 16 महाजनपद थे जिसमें से अंग और मगध को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। अगला है दोस्तों गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र शब्द का जो प्रयोग हुआ था दोस्तों सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ऋग्वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था। अगला है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था दोस्तों वो कौन सा था? तो पूर्व वैदिक का जो धर्म था दोस्तों प्रकृति पूजा और यज्ञ था। प्रकृति पूजा और यज्ञ था। अगला है दोस्तों ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ऋग्वैदिक काल में जनता जो है दोस्तों वो किसमें विश्वास करती थी? तो बलि और कर्मकांड में। बलि और कर्मकांड में मुख्यतः विश्वास करती थी। अगला है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पे हुआ था दोस्तों? तो पुरुषनी नदी के तट पे, जिसको दोस्तों रावी नदी भी बोला जाता है करेंट में। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है? तो ये दोस्तों ये संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को मातो तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से संबोधित किया गया है। अगला है उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, वो कौन है? तो वो थे दोस्तों कीकट जनजाति जो है दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन में संबंधित नहीं थे। अगला है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का जो प्रमुख साधन था दोस्तों वो था शिकार करना। क्या था? तो शिकार करना। अगला है ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द का कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। तो यव शब्द का दोस्तों कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है तो वो है दोस्तों जौ। अगला है दोस्तों वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी दोस्तों वो थी वंश परंपरागत राजतंत्र। उस समय कैसा राजतंत्र था? तो वंश के आधार पे राजतंत्र था, ठीक है। अगला है वैदिक युगीन सभा क्या था? तो
वैदिक युग में जो सभा था दोस्तों वो क्या था, तो वो एक तरह का मंत्री परिषद, जिस तरीके से अभी हमारे यहाँ मंत्री परिषद होता है उसी तरीके से वैदिक युग में सभा हुआ करता था। अगला है दोस्तों, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है और ये कहा गया है दोस्तों अथर्ववेद में। किस वेद में? तो अथर्ववेद में कहा गया है। अगला है दोस्तों, आयुर्वेद और जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो आयुर्वेद का और जीवन के विज्ञान का उल्लेख जो मिलता है दोस्तों वो मिलता है अथर्ववेद में। कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में। अगला है दोस्तों, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। तो ऋग्वेद के जो सबसे ज़्यादा सूक्त है वो किसको समर्पित है? तो वो जो है दोस्तों इंद्र को समर्पित है। किसे समर्पित है? तो इंद्र को समर्पित है। अगला है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो वो है दोस्तों अग्नि से संबंधित। अगला है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो युद्ध देवता जो समझा जाता है दोस्तों ऋग्वेद में वो किसे समझा जाता है? तो वो इंद्र को दोस्तों युद्ध देवता समझा जाता है ऋग्वेद में। अगला है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का जो सबसे लोकप्रिय देवता था वो था दोस्तों इंद्र जो था पूर्व वैदिक आर्य का सबसे लोकप्रिय देवता हुआ करता था। अगला है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो मिलता है दोस्तों किस पुस्तक में? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा? तो विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या दोस्तों वो है 18। कितने पुराण हैं? तो 18 पुराण। अगला है, श्री भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? भगवत गीता जो है दोस्तों वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अगला है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? तो अछूत की अवधारणा जो है दोस्तों सबसे स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। कब हुआ था? तो धर्मशास्त्र के समय में। इस तरीके से दोस्तों 100 क्वेश्चन हो गया। अगला है दोस्तों वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल तक हो गया। अब है वैदिक काल, अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल अगले वीडियो में। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100 क्वेश्चन का दोस्तों 5 सेट में आपको 500 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। और अगर जिससे क्या होगा, आप लोग ये 5 सेट अगर कवर कर लेते हैं तो इससे 80% क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्ज़ाम में, यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही दोस्तों दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। एक ही पार्ट में दोस्तों पूरा नहीं डाला जा रहा है, ताकि हो क्या जाता है कि आप पूरा वीडियो देख नहीं पाते हैं, इसलिए ब्रेक ले लेके भी देखना ज़रूरी है। तो इसमें 100 क्वेश्चन करेंगे, फिर तुरंत हम आपको दूसरा पार्ट डाल देंगे 100 क्वेश्चन का। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन का 5 पार्ट होगा, जिसमें आपको एंशिएंट के टोटल 500 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। आप देखे ही हैं क्वेश्चन के लेवल अच्छा था। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।